हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कि कलाम एकेडमी के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 8 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 1 का। और ये टेस्ट हुआ था आपके 12/10/2025 को। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, अकबर के गुजरात अभियान 1573 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग है वो प्रदान किया था। तो महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था आपके महाराजा राय सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। तो महाराणा प्रताप की सेना में कौन शामिल थे। तो इसमें आपके मान सिंह है वो तो थे अकबर की सेना में शामिल थे। जगन्नाथ कछवा ये भी आपके अकबर की सेना में शामिल थे। सैयद आसिम बरहा तो ये भी आपके मुगल सेना के अंदर सैनिक थे। लेकिन जो सालिवान है ये आपके हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के साथ थे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी। तो नसीराबाद के अंदर कौन सी सैन्य टुकड़ी वो तैनात नहीं थी, तो वो आ जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो इसमें तैनात नहीं थी भाई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। तो विजय कटकातु की जो उपाधि धारण कर रखी थी वो थे आपके महाराणा राय सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित केंद्रों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था, उसके बाद विद्रोह कहाँ हुआ था और उसके बाद विद्रोह कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले विद्रोह होता है आपके नसीराबाद के अंदर, यानी कि 3 नंबर। फिर हुआ था आपके नीमच के अंदर, यानी कि 1 नंबर। इसके बाद हुआ था एरिनपुरा, फिर आती है इसमें आ जाएगा 2 नंबर पहले, फिर आएगा 1 नंबर एरिनपुरा, फिर आएगी आपके अहुआ जो कि आपके पाली के अंदर, यानी कि 4 नंबर। 3 2 1 4, तो 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी। तो मेजर बर्टन और उसके साथ कई सारे उसके डॉक्टर वगैरह थे, उनको भी मार दिया था। तो एक तो मेजर बर्टन को मारा गया था और एक इसमें आपके सेल्डर को भी मारा गया था, जो कि इसका डॉक्टर था। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेल्डर भी मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किसने करमचंद परमार को अजमेर, परबतसर, बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे। तो अजमेर है, परबतसर है एवं बनेड़ा जो परगने हैं ये जागीर में किसने प्रदान किए थे। तो वह आ जाएगा आपके महाराणा सांगा ने करमचंद परमार को अजमेर, परबतसर और बनेड़ा की जो जागीर है वो प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है, ढोसी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। तो ढोसी का जो युद्ध है ये आपके लड़ा गया था राव लूणकरण और अब्बी मीरा के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो ढोसी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो राव लूणकरण व अब्बी मीरा के मध्य लड़ा गया भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देशनोक के अंदर जो भी करणी माता का बहुत ही भव्य मंदिर है, इसके मूल मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो वो आ जाएगा राव बिक्का के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इनके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर आपको दे रखा है, अनूप सिंह को महाराजा एवं माही मरातीव की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो अनूप सिंह को महाराजा व माही मरातीव की जो उपाधि है ये दी थी औरंगजेब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने चित्तौड़ के मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था। तो बप्पा राहुल ने चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे मानमोरी, उसको पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कब किया गया था। तो वो आ जाएगा आपके 734 के अंदर बप्पा राहुल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर आपको दे रखा है, किस शासक ने आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कौन सा शासक था जिसने आहड़ के अंदर वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वो आपके आ जाएगा अल्लट ने आहड़ के अंदर वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जय सोमकृत करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम नामक ग्रंथ में बीकानेर शासक राय सिंह को कहा गया है। तो जय सोम ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्य। इस ग्रंथ में राय सिंह को कहा गया था। तो इसमें आपका जाएगा राजेंद्र।
इसमें राय सिंह को राजेंद्र है वो कहा गया था भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है। मुगल उत्तराधिकार में औरंगजेब का पलड़ा भारी होता देख किस राजपूत शासक ने अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा था? जब औरंगजेब की सेना ऐसे भारी पड़ती हुई दिखी तो कौन से शासक थे जिसने अपने दोनों पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेज दिया था? तो वो आपकी इसमें आ जाएगा कर्ण सिंह ने। कर्ण सिंह ने अपने दोनों पुत्रों को इनकी सहायता के लिए भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है। बीकानेर शासक रतन सिंह ने राजपूत शासकों से उनकी कन्याओं को न मारने की शपथ कहाँ दिलवाई थी? तो रतन सिंह ने राजपूतों को उनकी कन्याओं को नहीं मारने की जो शपथ दिलाई थी वो आप एक गया बिहार के अंदर दिलवाई गई थी। इनका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है। 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों को दबाने के लिए किस शासक ने राजकीय सेना पंजाब व हरियाणा भेजी थी? तो वो आ जाएगा आपके महाराजा सरदार सिंह थे बीकानेर के। इन्होंने सेना को पंजाब, हरियाणा, इनकी राजस्थान के बाहर भी इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो वो आते हैं बीकानेर के शासक सरदार सिंह जी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है। महाराजा गंगा सिंह का नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल रहा था। तो नरेंद्र मंडल जो है उसमें अध्यक्ष के रूप में गंगा सिंह जी का जो कार्यकाल रहा था वो आपके रहता है 1921 से लेकर 1925 तक, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है। बीकानेर के शासक जिसने नोता व तख्तनिसी की भाच नामक कर को समाप्त कर दिया था? तो बीकानेर का वह कौन सा शासक था जिसने नोता व तख्तनिसी की भाच नामक 2 कर है वो समाप्त कर दिए थे? तो वो आते हैं आपके महाराजा शार्दुल सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। हाँ, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 19 नंबर आपको दे रखा है। मुणोद नैन्सी ने गोइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया था? तो मुणोद नैन्सी ने गोइलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया था? तो मेवाड़ के अंदर जो नौकरशाही है इसका गठन किया था आपके अल्लठ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जय सिंह सूरी ने अपने किस ग्रंथ में भूताला युद्ध जो कि 1227 ईस्वी में हुआ था का उल्लेख किया है? तो जय सिंह का कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है भूताला के युद्ध का? तो वो आ जाएगा हमीद हमीर मद मर्दन जो ग्रंथ है इसके अंदर भूताला के युद्ध का 1227 ईस्वी में इसका उल्लेख किया गया, इनके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर दे रखा है। साहिबा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो साहिबा का जो युद्ध है ये हुआ था आपके राव जैत सिंह और मालदेव के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। राव जैत सिंह और मालदेव के मध्य यह आपके साहिबा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है। 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने राजस्थान की किस रियासत पर अधिकार किया था? तो 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने राजस्थान की किस रियासत पर अधिकार किया था? तो वो रियासत आ जाएगी आपके एक तो बांसवाड़ा और एक आ जाएगी आपके झालावाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा है। मेवाड़ शासक तेज सिंह के समय ताड़पत्र पर ग्रंथ को चित्रित करने का कार्य किया गया था। तो इस समय जो ताड़पत्र पर ग्रंथों को चित्रित किया जाने का कार्य किया जा रहा था वो कौन कर रहे थे? तो वो आ जाएगा आपके कमल चंद के द्वारा किया जा रहा था, इनके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि इसमें से सही कूट का चयन भी करना है। तो सबसे पहले दे रखा है 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही बात है, आक्रमण किया था और इस पर अधिकार भी कर लिया गया था, जो कि चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था आपके रतन सिंह केसरिया किया था और रानी पद्मिनी ने यहाँ पे जोर किया था। दूसरा दे रखा, इस आक्रमण में चित्तौड़ के किवाड़ की रक्षार्थ सिसोदियाओं के सामंत लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बिल्कुल ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो चित्तौड़ के किवाड़ की रक्षा करने के लिए सिसोदियों के जो सामंत थे अपने लक्ष्मण सिंह जी, वो अपने 7 पुत्रों के साथ युद्ध में रतन सिंह की हेल्प करने के लिए आए थे और 7 के साथ वो शहीद हो गए थे। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य है। तो देखो नीचे कौन सा कोड दे रखा है, तो इसमें पहला ही कथन सही हो जाएगा भाई, दोनों ही कथन है वो सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 26 नंबर आपको दे रखा है। मेवाड़ शासक राणा लक्ष्य सिंह के समय बूंदी के नकली किले की रक्षार्थ किसने अपने प्राणों की आहुति दी थी?
तो बूंदी का जो नकली किला बनाया था राणा लक्ष्मण सिंह के समय, बूंदी के नकली किले की रक्षा करने के लिए किसने अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो वो आ जाएगा आपके कुंभाहाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभाहाड़ा ने अपनी आहुति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है, महाराणा कुंभा के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा कथन है वो महाराणा कुंभा के बारे में सही नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है, महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 तक शासन किया था। बिल्कुल सही बात है। राणा कुंभा का शासनकाल जो है वो 1333 से स्टार्ट होकर के 1368 तक चला था। दूसरा दे रखा है, महाराणा कुंभा ने मेरों पर नियंत्रण हेतु मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही बात है। मेरों पर नियंत्रण करने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुंभा के काल में चक्रपाणी मिश्र ने विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह भी बिल्कुल आपके गलत कथन है भाई। चक्रपाणी मिश्र ने विश्व वल्लभ जो नामक ग्रंथ है इसकी रचना नहीं की थी। तो यह कथन आपको हो जाएगा, इसमें सही नहीं है। बाकी महाराणा कुंभा के दरबार में कान्हा व्यास था, मंडन भी थे और गोविंद भी था, टिल्ला भट्ट भी थे। ऐसी आदि सभी विद्वान है वो यहाँ पर आश्रय लिए हुए थे। तो बिल्कुल ये कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन आपके असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, 28 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राणा सांगा ने खानवा युद्ध में घायल होकर मैदान छोड़ने के समय या मैदान छोड़ने के पश्चात बाबर के गवर्नर अफाम से संघर्ष कहाँ किया था? तो राणा सांगा ने खानवा युद्ध में घायल होकर मैदान छोड़ने के पश्चात भी बाबर का एक गवर्नर था जिसका नाम है अफाम, उससे संघर्ष किया था। तो वो संघर्ष किया गया था आपके इरिची नामक गांव पर, गांव के पास में, यानी कि इरिची गांव के अंदर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 29 नंबर आपको दे रखा है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा होने का कारण था। तो चित्तौड़ का द्वितीय शाखा होने का कारण था बहादुर शाह का आक्रमण। ऑप्शन नंबर 2, जो कि 1533 या 34 लगभग यहाँ पे हुआ था आपके दूसरा शाखा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 30 नंबर आपको दे रखा है, मालवी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो मालवी का जो युद्ध है ये हुआ था आपके बनवीर और उदय सिंह के मध्य। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मालवी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अपने बनवीर और मेवाड़ के शासक उदय सिंह के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है, कर्नल टॉड ने दिवेर युद्ध यानी कि 1582 को संज्ञा दी थी। तो दिवेर का जो युद्ध हुआ था 1582 के अंदर हुआ था, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कहा था कि मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा था भाई? इसे मेवाड़ का मैराथन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1582 के अंदर होता है और दिवेर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है, किस शासक ने जजिया के बदले पुर, मांडल और बदनौर मुगलों को सौंप दिए थे? यानी कि जजिया कर के बदले में एक तो पुर जागीर, मांडल जागीर और बदनौर जागीर है मुगलों को सौंप दिए थे। तो वो आते हैं महाराणा जय सिंह। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा है, किस शासक ने उदयपुर में सैलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था? तो कौन सा शासक था जिसने उदयपुर के अंदर सैलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया? वो आ जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय ने सैलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर के अंदर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर आपको दे रखा है, मेवाड़ में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो मेवाड़ में जो प्रथम जनगणना हुई थी ना, वो हुई थी आपके 1881 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, मेवाड़ की प्रथम जनगणना 1881 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है महामंत्री। तो महामंत्री यानी कि राजा का जो मुख्य सलाहकार होता है उसे महामंत्री कहा जाता है। दूसरा दे रखा है भंडागारिक। तो भंडागारिक यानी कि राजकोष का जो मुख्य अधिकारी होता है उसको भंडागारिक कहा जाता है। संधि विग्रहक, तो कस्बों की सेना का अधिकारी, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। संधि विग्रहक होता है जो मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य संधियाँ करवा दे, वो होता है संधि विग्रहक भाई, ठीक है ना। कस्बों की सेना का अधिकारी नहीं होता है। फिर दे रखा महाप्रतिहार। तो महाप्रतिहार यानी कि होता है राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना तथा नव आगंतुकों का स्वागत करने वाला जो अधिकारी होता है उसे महाप्रतिहार कहा जाता है। तो इसमें आपके असत्य या सुमेलित नहीं है, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में मेहतर नामक अधिकारी संबंधित था। तो जो मेहतर नामक अधिकारी था वो आपके गांव से संबंधित था भाई। ऑप्शन नंबर 3 कि मेहतर जो नामक अधिकारी है वो गांव से संबंधित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में आयात निर्यात पर वसूला जाने वाला कर कौन सा है? तो आयात निर्यात पर वसूला जाने वाला जो कर है ना, उसे कहते हैं अभी ढाण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 कि आयात निर्यात हुआ तो उसके ऊपर कौन सा कर लगा है? तो उसके ऊपर ढाण कर लगा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर आपको दे रखा है। डाबी व जीवनी नामक सामंती श्रेणियाँ किस रियासत से संबंधित थी? तो डाबी और जो जीवनी नामक जो आपके सामंती श्रेणियाँ हैं वो किस रियासत से संबंधित है? तो डाबी और जीवनी ये रहेगी आपके जैसलमेर रियासत से संबंधित। डाबी सामंती और जीवनी सामंती, यानी कि बायां और दायां। इसे मारवाड़ी में कहते हैं डाबी और जीवनी, ठीक है ना, डावड़ी और जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में राजा द्वारा ब्राह्मण व चारण को अनुदान के रूप में दी गई जो भूमि होती थी ना, या जागीर, अनुदान के रूप में दी गई जागीर को कहा जाता था। यानी कि जो ब्राह्मण को या फिर कोई चारण को अनुदान के रूप में दी गई जो जागीर होती है उसे कहते थे सांसण। क्या कहते हैं भाई? सांसण के नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर दे रखा। कर्नल अबोट को चुनौती देते हुए सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी। तो मोहम्मद अली बेग ने कहाँ पर नेतृत्व किया था? तो वो आ जाएगा आपके नीमच के अंदर, जहाँ पर कर्नल अबोट को चुनौती देते हुए सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह करके शस्त्रागार के अंदर आग लगा दी हुई। तो ऑप्शन नंबर 2 नीमच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर आपको दे रखा है। 1857 के संघर्ष के दौरान बड़लू में राजकीय सेना से मुकाबला किसने किया था? तो 1857 के संघर्ष के दौरान जो बड़लू है वहाँ पर राजकीय सेना से मुकाबला किसने किया था? तो वो आ जाएगा आपके आसोप के ठाकुर जो शिवनाथ सिंह है, इन्होंने बड़लू के अंदर राजकीय सेना से मुकाबला किया था और उनको हराया भी था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। 1857 क्रांति के समय राजस्थान के किस रियासत में पटियाला की राजकीय सेना की सहायता से शांति स्थापित की गई थी? यानी कि ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पर विद्रोही भी बाहर से आए थे और इसको विद्रोह को शांत करने के लिए सेना भी पटियाला पंजाब से आई थी। तो वो आपके रहता है धौलपुर। कौन सा आ जाएगा भाई? धौलपुर जो रियासत है यहाँ पे पटियाला की राजकीय सेना आकर के यहाँ पर विद्रोह है वो शांत करवाया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 43 नंबर दे रखा है। म्यूटनीज इन राजपुताना के लेखक कौन है? तो म्यूटनीज इन राजपुताना जो है इसके लेखक आते हैं आपके आई.टी. प्रिचार्ड। आई.टी. प्रिचार्ड जो है इनकी पुस्तक है म्यूटनीज इन राजपुताना, यानी कि राजपुताना की क्रांति, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 44 नंबर दे रखा आपको। भीमजी चारण गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूटकर राजस्थान आया था। राजस्थान में भीमजी चारण को किसने शरण दी थी? तो भीमजी चारण गंगापुर में तैनात जो ब्रिटिश अधिकारी थे इनकी संपत्ति सारी लूट करके राजस्थान आ गए थे और राजस्थान में भीमजी चारण को जो शरण दी थी वो थे अपने राजस्थान के कोठारिया के रावत जोध सिंह ने इनको शरण दी थी भाई। तो कोठारिया के रावत जोध सिंह है, सलूम्बर के ठाकुर अपने रावत केसरी सिंह है, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, इन चारों ने भाई क्रांति के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो इनको भीम जी को शरण दी थी अपने जोध सिंह जी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 45 नंबर दे रखा है। 1857 की क्रांति में कोट्टा माराव व क्रांतिकारियों में मध्यस्थता किसने करवाई थी? तो 1857 की क्रांति के दौरान जो कोठा के माराव थे उनमें और क्रांतिकारियों में मध्यस्थता करवाने का काम किया था गोसाई जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। गोसाई जी ने दोनों के मध्यस्थता करवाने की वो भूमिका निभाई थी भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 नंबर आपको दे रखा है। बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक कथा या रचनाएं कहलाती है? तो बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली जो लोक गाथा या फिर जो रचना होती है उसे कहते हैं जीड़ा। क्या कहते हैं भाई? उसे जीड़ा के नाम से जानते हैं, इनके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 नंबर आपको दे रखा है। वचनिका व द्वावेत किस प्रकार की विधाएं है? तो वचनिका व जो द्वावेत होती है ये आपके गद्य व पद्य दोनों मिश्रित रूप की रचनाएं रहती है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 गद्य व पद्य दोनों प्रकार की विधाएं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको दे रखा है। प्रारंभिक कालीन जैन साहित्य में रास, चौपाई, चरचरी आदि किस प्रकार के काव्य है?
तो प्रारंभिक जो काल है इसमें जो जैन साहित्य में आपकी रास आता है, एक चौपाई आती है, एक चरचरी आती है, ये आदि जो आपके प्रमुख काव्य है ये रहते हैं कथा काव्य। क्या रहते हैं भाई? ये कथा काव्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो रचना दे रखी है सामने और सामने दे रखा है लेखक, तो कौन सा युग में वो सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहला दे रखा पृथ्वीराज रासो, तो इनके लेखक आते हैं आपके चंद्रबरदाई। फिर दे रखा हंसावली, तो इसमें आपके सारंगधर नहीं रहने वाला, ये हो गया गलत। और फिर दे रखा वीरमायण, तो वीरमायण के लेखक आते हैं आपके बादर डाडी। आबूरास, तो आबूरास के लेखक आते हैं आपके कवि पालहण, तो ये सभी बिल्कुल सही है, लेकिन हंसावली के जो लेखक है ये आपके गलत दे रखे हैं सारंगधर, ये इसमें हो जाएगा गलत। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 50 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिसल देव रासो नामक काव्य में नायक व नायिका है। तो बिसल देव रासो नामक जो काव्य है इसमें नायक के रूप में आपके काम करते हैं राजा बिसल देव, और जो नायिका है उसमें आते हैं आपके रानी राजमती। तो बिसल देव और रानी जो राजमती है इन दोनों के प्रेम प्रसंग का जो इसमें आपके उल्लेख किया गया है बिसल देव रासो के अंदर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई? तो नियमावली 2011 की जो आपके आधिकारिक रूप से सूचना जारी की गई थी वो जारी होती है 29 मार्च 2011 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 29 मार्च 2011 को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य इस प्रबंधन समिति से संबंधित नहीं है, यानी कि एसएमसी का कार्य कौन सा नहीं रहता है वो आपको इसमें बताना है। एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो इसमें रहता है आपके विद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना, ये आपके एसएमसी के कार्यों से संबंधित नहीं रहता है। जबकि विद्यालय की प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना यह एसएमसी का कार्य है। अनुसूची में उल्लेखित मान व मानक बनाए रखने की मॉनिटरिंग करना यह भी इसी का कार्य रहता है। और सभी बालकों के नामांकन व निरंतर उपस्थिति की सुनिश्चितता करना यह भी आपके एसएमसी का कार्य रहता है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है ये इसका कार्य नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, विद्यालय राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना व कार्य का उल्लेख किस नियम के तहत किया गया है? यानी कि एसएमसी का जो उल्लेख है वो आपके कौन से नियम के अनुसार किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके नियम नंबर 3 के अंदर एसएमसी का उल्लेख किया गया है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके नियम नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो महिलाओं की जो न्यूनतम संख्या है वो आपके 50% होनी चाहिए भाई। यानी कि कमेटी में आप जितने मेंबर ले रहे हो उसके 50% यानी कि आधे मेंबर है वो महिलाएं होनी चाहिए भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियमावली 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय विकास योजना के वर्णन में शामिल नहीं है? तो विद्यालय विकास के योजना में वर्णन में शामिल कौन सा नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके विद्यालय प्रबंधन समिति के बैंक खाते का विवरण, ये आपके विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं रहता है। जबकि प्रत्येक वर्ष के कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन ये आपके रहता है। अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता की संख्या ये भी आपके रहती है। अतिरिक्त वित्तीय सहायता ये भी आपके विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत शामिल रहती है। लेकिन एसएमसी के जो बैंक खातों का विवरण है ये इसमें शामिल नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 56 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान आरटीआई नियमावली 2011 के नियम नंबर 6 के तहत प्रदान किए जाने वाले विशेष प्रशिक्षण के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो नियम नंबर 6 के तहत जो विशेष प्रशिक्षण बताए गए हैं उसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, तो कौन सा कथन आपके सत्य है उसका आपको चयन करना है। तो सत्य कथन इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 कि विशेष प्रशिक्षण RSCERT द्वारा अनुमोदित आयु आधारित शिक्षण सामग्री पर आधारित होगा। यानी कि अनुमोदित जो आयु आधारित शिक्षण सामग्री है उसके तहत इसका आयोजन
या फिर उसके तहत इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो RSCERT इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? तो इसमें आपका आ जाएगा राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान RTE नियमावली 2011 के तहत आसपास के क्षेत्रों की सीमा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन की पहचान कीजिए। तो कौन सा कथन सही है उसकी आपको पहचान करके लिखना है। पहला दे रखा है कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए 2 किलोमीटर की पैदल दूरी होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल आपके सही बात है कि जो प्राथमिक स्कूल होगी वो 1 किलोमीटर एरिया के अंदर अंदर होनी जरूरी है, और कक्षा जो 6 से 8 तक की स्कूल है वो आपके 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर होनी चाहिए। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 58 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान RTE नियमावली 2011 के संबंध में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। सबसे पहला दे रखा है भाग 3, तो भाग 3 में उल्लेख मिलता है आपके निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही बात है। भाग 3 के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। भाग 4 में दिया गया है राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है, बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार और जो स्थानीय प्राधिकारी है यानी कि SMC वगैरह है उसके जो उत्तरदायित्व है उनका उल्लेख भाग 4 के अंदर किया गया है। और भाग 5 आपको दे रखा है विद्यालय व अध्यापक का उत्तरदायित्व है, तो ये आपके भाग 5 के अंदर दिया गया। भाग 6 में दे रखा है कि पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा का पूरा करना, तो ये कथन इसमें आपके गलत हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके सही सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी अपने अधीन सभी बालकों का हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से अभिलेख रखेगा, जिससे या जिसमें किस आयु वर्ग का रिकॉर्ड है वो संसारण करेगा। तो इसमें आ जाएगा आपके जन्म से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे का रिकॉर्ड है वो लिखित के रूप में वो अपने पास रखेगा भाई, ठीक है ना। तो जन्म से लेकर 14 वर्ष के बच्चे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है। सामाजिक रोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए RTI अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान के लिए या 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना क्या कहलाता है? तो विद्यालय अवस्थान की जो योजना बनाना है इसे कहा जाता है आपके विद्यालय का मानचित्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय का मानचित्रण कहलाता है अभी। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है। RTI अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राजस्थान की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है, तो राजस्थान की जो शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था है वो आपके रहती है इसमें RSCERT, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 62 नंबर आपको दे रखा है। RTI अधिनियम 2009 की धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम के संबंध में उल्लेखित दिशा निर्देश नहीं है, तो धारा 29 के अंदर पाठ्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन उल्लेखित नहीं है वो आपको इसमें चयन करके लिखना है भाई। तो कौन सा उल्लेखित नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो बालक में ज्ञान अंतःशक्ति व योग्यता का निर्माण हो, बिल्कुल ये इसमें उल्लेखित है। खोज प्रकटीकरण व गतिविधि आधारित शिक्षण हो, ये भी इसमें उल्लेखित है। बालक को शारीरिक व मानसिक विकास का अधिकतम अवसर प्राप्त हो, ये भी इसके अंदर उल्लेखित है। लेकिन जो आपके कथन नंबर 4 दे रखा है कि पाठ्यक्रम में स्थानीय तत्वों को शामिल करना, ये कथन इसमें आपके गलत हो जाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके असत्य कथन हो जाएगा या फिर असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है। RTI अधिनियम 2009 के तहत असुमेलित को छांटिए, तो असुमेलित को आपको छांटना है जो कि RTI अधिनियम 2009 के तहत असुमेलित रहता है। तो इसमें पहला दे रखा है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, जो कि धारा 35 दे रखी है जो कि आपके असुमेलित रहने वाली, पहला ही कथन आपके इसमें असुमेलित है। और राज्य सलाहकार परिषद का गठन, तो यह दे रखा है आपके धारा 34 के तहत, बिल्कुल सही बात है। बालक की शिकायत दूर करना, तो शिकायत का जो उल्लेख है वो धारा 32 के अंदर। बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, तो ये आपके धारा 31 के तहत रहती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पहला ही कथन इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है। RTI एक्ट 2009 के किस धारा की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का निर्माण किया है। तो वो आ जाएगा आपके धारा 38 के तहत ये नियमावली या वो नियमावली का निर्माण किया है अभी। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर आपको दे रखा है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए विद्यालय में 200 बालकों से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर छात्र शिक्षक अनुपात से अधिक नहीं होगा। तो किससे अधिक नहीं होगा? तो वो आ जाएगा आपके 40:1 से अधिक है वो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा कि 40:1 से अधिक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के 74 विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। अगर 74 शिक्षक है तो उनके लिए जो शिक्षकों की संख्या रहने वाली है वो आ जाएगी आपके 3 शिक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67 आपको दे रखा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य है वो कितने घंटे एक सप्ताह में कार्य करना अनिवार्य है? तो वो आ जाएगा आपके 45 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष के न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या होने चाहिए? तो 6ठी से 8वीं तक के कक्षा के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक घंटे होते हैं वो होने चाहिए आपके इसमें 1000 घंटे। कितने घंटे होने चाहिए भाई? तो 1000 घंटे है वो होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरटीई अधिनियम 2009 की अनुसूची में 2022 में हुए संशोधन में कक्षा 1 से 5 के लिए कितने दिव्यांग बालकों पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है? तो कितने दिव्यांग बालकों पर एक शिक्षक का प्रावधान है? तो वो आ जाएगा 10 दिव्यांग बालकों पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया भाई। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 70 नंबर आपको दे रखा है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 37 में प्रावधान है। तो 37 के अंदर प्रावधान है कि सद्भाव पूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का, यानी कि सद्भाव पूर्व जो कार्रवाई की गई है उसके लिए संरक्षण का प्रावधान इसमें धारा 37 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी। तो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो हो जाएगी आपके 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 72 नंबर आपको दे रखा है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 32 के तहत स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय से असहमति रखने वाला व्यक्ति बालक अधिकार के संरक्षण के लिए किसके समक्ष अपील कर सकता है? तो वो किसके समक्ष अपील कर सकता है? तो वो करेगा अपने राज्य बाल संरक्षण आयोग के समक्ष अपील कर सकता है, इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 73 आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत बालक अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य नहीं है। तो बालक संरक्षण अधिकार आयोग का कार्य कौन सा नहीं रहता है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बालक अधिकार संबंधी प्रावधान परिवादों की जांच करना, ये इसमें रहता है। पीड़ित को अंतरिम राहत हेतु अनुदान प्रदान करने की अनुशंसा करना, ये भी रहता है। बालकों को दिए गए अधिकारों का परीक्षण व समीक्षा करना, ये भी इसमें आपके रहता है। लेकिन राज्य सरकार को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परामर्श देना, तो ये इसमें नहीं रहने वाला। परामर्श किसी भी प्रकार का राज्य सरकार को नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 74 आपको दे रखा है। आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का तात्पर्य है। तो प्राथमिक विद्यालयों का तात्पर्य है कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 75 आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई नियमावली 2011 के किस नियम में वर्ष 2021 में संशोधन द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की हकदारी प्रदान की गई? तो निःशुल्क यूनिफॉर्म की जो हकदारी है वो दी गई थी आपके नियम नंबर 8 से, यानी ऑप्शन नंबर 3 कि 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा दिया जाएगा और उसकी सिलाई का भी आपको डीबीटी के रूप में पैसे दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 76 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारी समिति में छात्रों के माता पिता व संरक्षकों में से निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी। तो इसमें आपकी संख्या रहने वाली है 11, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 77 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डिस्ग्राफिया से संबंधित नहीं है। तो डिस्ग्राफिया से संबंधित कौन सा लक्षण नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा कि पेंसिल पकड़ने की कठिनाई, ये आपके डिस्ग्राफिया में रहती है। शब्द के लिखने में स्पेस का सही प्रयोग नहीं करना, तो ये भी आपके डिस्ग्राफिया में रहती है। और दोहराव युक्त व्यापार, तो दोहराव युक्त व्यापार जो है ये आपके डिस्ग्राफिया से संबंधित नहीं रहने वाला। एक अक्षर पर दूसरा अक्षर लिख देना, ये भी आपके डिस्ग्राफिया की कह सकते हैं कि संबंधित लक्षण रहने वाला है। तो डिस्ग्राफिया का मतलब होता है भाई लिखने में परेशानी होना बच्चे को। ठीक है, वो पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, या फिर सही स्पेस नहीं दे रहा है, या फिर अक्षर के ऊपर अक्षर लिख रहा है, तो ये सभी है कि लिखने की समस्या दे रखी है। तो ये सभी डिस्ग्राफिया से संबंधित रहने वाली है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इससे संबंधित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 78 आपको दे रखा है। एक विकासात्मक विकास जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक या संवेगात्मक या सामाजिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वह है। तो वह रहता है आपके स्वलीनता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 79 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ADHD यानी कि ADHD विकास से संबंधित नहीं है। तो कौन सा लक्षण है जो कि ADHD लक्षण या ADHD विकास से संबंधित नहीं रहता है। तो वो आ जाएगा आपकी अभिप्रेरणा का अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अभिप्रेरणा का जो अभाव है ये आपके ADHD विकास से संबंधित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सी विशेषता बाल अपराधी में प्राय नहीं पाई जाती है। तो कौन सी विशेषता है जो कि आपके बाल अपराधी में प्राय रूप से नहीं पाई जाती है। तो वो आ जाएगी आपके आंतरिक व बाह्य रूप से नियंत्रित व्यवहार जो है ये इसमें आपके बाल अपराधी में प्राय रूप से नहीं पाई जाती, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 आपको दे रखा है। सृजनशील बालकों यानी कि क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं इनका विशेष लक्षण कौन सा है। तो सृजनशील बालकों का जो विशेष लक्षण आता है वो रहता है आपके प्रबल जिज्ञासा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जानने की इच्छुक होते हैं भाई कि सर ये आया तो ये आया कैसे, ये आया तो ये आया कैसे, पूरा समझाओ मुझे, ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन कैसे हुआ। मतलब इतना जिज्ञासु होते हैं वो बच्चे कि आप पूछो ही मत यार। ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपके प्रबल जिज्ञासा होती है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 82 आपको दे रखा है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं उसका चयन करना है और नीचे दिए गए कोड से आपको चयन भी करना है। तो एक तो पिछड़ा हुआ बालक है तो वो भी विशिष्ट बालक की है, एक प्रतिभाशाली बालक है तो वो भी आपके एक प्रकार का विशिष्ट बालक रहता है, और एक मंद बुद्धि बालक है तो ये भी आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो तीनों ही इसमें आपके शामिल हैं। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंद बुद्धि बालक तीनों ही विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत रहते हैं। तो इसमें आ जाएगा ABC तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 83 आपको दे रखा। एक बच्चा ANT तथा TAN स्टार्टेड और स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पाता है तो ये स्थिति है। यानी कि बच्चा जो लिखे हुए चीज़ है उनको कह सकते हैं मतलब पढ़ने की होती है, इसमें कह सकते हैं कि पढ़ने की बीमारी रहती है कि वो अक्षरों में जो है कन्फ्यूज रहता है। तो पढ़ने की जो आपकी होती है विकृति उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 2। डिसलेक्सिया हो गई पढ़ने की प्रॉब्लम, डिस्ग्राफिया हो गई आपके लिखने की प्रॉब्लम, और डिसकैलकुलिया हो गई आपकी गणना करने की प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो इसमें आपके ये रहता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 84 आपको दे रखा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है वो समाज के लिए महत्वपूर्ण मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, यानी कि समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और समाज के लिए महत्वपूर्ण मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, वो होता है आपके प्रतिभाशाली बालक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 85 आपको दे रखा है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। तो प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। तो वो आ जाएगा आपके उपचारात्मक शिक्षण है वो उपयुक्त नहीं रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 86 आपको दे रखा है। प्रतिभाशाली बालकों की निम्न में से विशेषता है। तो प्रतिभाशाली बालकों की कौन कौन सी विशेषता रहती है उसका आपको
चयन करना है। सबसे पहला दे रखा है समायोजित एवं सांवेगिक रूप से स्थिर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा दे रखा है नेतृत्व का अभाव होता है, अभाव नहीं पाया जाता, ये गलत है। अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, बिल्कुल सही बात, अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। शारीरिक रचना असामान्य होती है, असामान्य भी गलत है, वो भी एक सामान्य बच्चों की तरह होते हैं। तो इसमें 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऑप्शन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो मानसिक मंदता की विशेषता कौन सी नहीं है, तो सबसे पहला आपको दे रखा है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, तो यह आपकी मानसिक मंदता या फिर कह सकते हैं कि IQ लेवल बहुत कम होता है, तो बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है धीमी गति से सीखना व दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ये भी इसकी रहती है विशेषता। और वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होती है, तो ये भी आपके मानसिक मंदता की विशेषता रहती है। अवैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, ये कोई इसकी विशेषता नहीं है भाई, अवैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना ये इसकी विशेषता नहीं पाई जाती, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है, निम्न में से बाल अपराध के उपचार हेतु उपचारात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं है। तो बाल अपराध के उपचार हेतु उपचारात्मक विधियों में सम्मिलित कौन नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके घरेलू वातावरण व अनुशासन जो है, ये आपके इसके बाल अपराध के उपचार हेतु उपचारात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, बिल्कुल सही बात है। जो सृजनशीलता है वो किसी भी कला में क्या होती है, मौलिकता होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा दे रखा है आपको कि सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, यानी कि जो सृजनशीलता है ना उसके लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो गलत है भाई, चिंतन तो करना पड़ेगा ना। अगर आप सृजनशील है तो आप चिंतन करोगे कि भाई हाँ ये चीज़ इससे होगी, ये चीज़ इससे होगी, यानी सोचोगे दिमाग के अंदर, लेकिन ये बोल रहा है नहीं होता है, तो ये गलत है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए कार्य का एक नया परिणाम होता है, बिल्कुल सही है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका दूसरा कथन है वो कथन सही नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का पर्यायवाची या पर्यावरणीय कारक नहीं है। तो बाल अपराध का पर्यावरणीय कारक कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करना है, तो वो आ जाएगा आपके शारीरिक दोष एवं विभिन्नताएं जो है, ये आपके बाल अपराध का पर्यावरणीय कारक नहीं है। जबकि माता पिता द्वारा तिरस्कार यह आपके बाल अपराध का पर्यावरणीय कारक होता है। आर्थिक स्थिति भी होती है, अत्यधिक कठोर अनुशासन ये भी आपके रहता है, लेकिन शारीरिक दोष है तो वो आपके पर्यावरणीय कारक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना है वो कार्य करेगी। तो कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी, तो वो आ जाएगा कार्यों को मूर्त से रूप में समझाना। तो मूर्त के रूप में समझाना, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 आपको दे रखा है, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन आपको दे रखा है और सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है भाई, ठीक है ना। पहला कथन दे रखा है, इस मेले का आयोजन 9 से 18 मई तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इस मेले का जो आयोजन है वो आपके हुआ था भाई 9 से लेकर 18 मई तक, वो भी जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, ठीक है ना। फिर दे रखा इस मेले का आयोजन सहकारिता विभाग द्वारा कॉनफेड द्वारा किया गया, सहकारिता विभाग और कॉनफेड विभाग ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। तो ये दोनों ही कथन आपके सत्य होने वाला है, यानी कि A और B दोनों ही सत्य है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है कि गुमशुदा बच्चों को तलाश कर उनकी घर वापसी हेतु 1 से 23 अप्रैल 2025 तक डैश 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 द्वारा विशेष अभियान ऑपरेशन खुशी 9 चलाया गया था। तो खुशी 9 जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो आ जाएगा आपके राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा जो बच्चे हैं उनको ढूंढ कर वापस घर भेज रहे हैं, ताकि ऑपरेशन खुशी है वो चलाया जा सके। तो इसमें ऑपरेशन खुशी के तहत ये कार्य किया जा रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलाना बीकानेर से देश के 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया। इनमें राजस्थान के कितने स्टेशन सम्मिलित है। तो बीकानेर से 103 है वो देश के 103 पुनर्विकसित भारत
श्री अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया था। इसमें राजस्थान के कितने स्टेशन है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें 8 स्टेशन है भाई। कितने हैं, तो राजस्थान के 8 स्टेशन इसके तहत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है। शेखावटी की मीरा के नाम से प्रसिद्ध करमेती बाई का पैनोरमा कहाँ पर बनवाया जा रहा है। तो शेखावटी की मीरा जिसे कहते हैं वो है आपके करमेती बाई, तो उनका अभी पैनोरमा बनाया जा रहा है, जो कि कहाँ पर बन रहा है भाई, वो आपके खंडेला सीकर के अंदर बन रहा है, जिसे शेखावटी की मीरा कहते हैं, नाम है करमेती बाई, इनका पैनोरमा बन रहा है आपके खंडेला सीकर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके भी लिखना है भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा, इस प्रतियोगिता में राजस्थान कुल 19 पदक जीतकर पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा था, तो ये आपकी गलत है। राजस्थान की बीच कबड्डी टीम पुरुष वर्ग ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी आपकी गलत है। तो इसमें सत्य कथन का पूछा है, तो इसमें दोनों ही कथन सत्य नहीं है, यानी कि न तो ए व न ही बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है। हाल ही में फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल ड्रेसाज रैंकिंग 2024-25 में राजस्थान के किस खिलाड़ी को एशिया में पहली रैंक प्रदान की गई थी। तो राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी था जिसने फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल द्वारा जारी जो ड्रेसाज रैंकिंग है 24-25 के लिए, वो राजस्थान के खिलाड़ी था जिसने एशिया में पहली रैंक प्रदान की थी, तो वो आते हैं आपके दिव्य कीर्ति सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। दिव्य कीर्ति सिंह ने राजस्थान का नाम है वो गौरवान्वित किया भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है। 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके भी लिखना है। तो इसमें दे रखा है कि 28 जून को इस समारोह का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा जयपुर में किया गया था। बिल्कुल सही बात है, इसका आयोजन जो है वो 28 जून को हुआ था और शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया था, और कहाँ पर किया गया, तो जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट दे रखा है, इस समारोह के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देने वाले 35 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान दिया गया, जो कि आपकी गलत है, ठीक है ना। सत्य कथन का पूछा है तो पहला कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। केवल एक कथन जो है वो आपके सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है। 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर जो साइट है उसके रूप में है वो घोषित किया गया है, तो वो आ जाएगा आपके मेनार उदयपुर और खिचन फलोदी, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। मेनार है उदयपुर के अंदर है, और खिचन जो स्थान है वो आपके फलोदी जिले के अंदर रहता है भाई, ठीक है ना। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EACPM का सदस्य मनोनीत किया गया। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था, वो आते हैं आपके प्रोफेसर गौरव वल्लभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है। 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 34वीं जो सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप हुई थी उसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, और आपको सत्य कथनों का चयन करके लिखना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 14 से लेकर 19 जून तक पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया था। बिल्कुल सही बात है, 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन 14 जून से लेकर 19 जून तक आयोजन किया गया था, और ये आयोजन जयपुर की पूर्णिमा विश्वविद्यालय के अंदर किया गया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा, इस प्रतियोगिता में राजस्थान कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये कथन हो जाएगा गलत, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 कि केवल और केवल एक कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 हेतु राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार पूनम चंद गोदारा को किसकी कृति के लिए प्रदान किया गया। तो युवा साहित्य पुरस्कार जो है पूनम चंद गोदारा को दिया गया था, और पूनम चंद गोदारा को किसकी या किस कृति के लिए दिया गया था, तो वो आ जाएगा आपके अंतरस रे आंगणे, यानी कि राजस्थानी भाषा का जो युवा साहित्य पुरस्कार है वो पूनम चंद गोदारा को दिया गया था, और रचना कौन सी है, तो अंतरस रे आंगणे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किसकी अध्यक्षता में ओरण संरक्षण समिति का गठन किया गया।
तो ओरण संरक्षण समिति का जो गठन किया गया था ये आपके आते हैं जस्टिस जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जस्टिस जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में ओरण संरक्षण समिति का गठन किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है। 104 में आपको दे रखा है कि भारत पाकिस्तान के मध्य तनावपूर्ण स्थिति के दौरान 10 मई को राजस्थान के किस स्थान पर जय हिंद नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई। तो जय हिंद नियंत्रण कक्ष की जो स्थापना है वो आपके पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के अंदर की गई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है। मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब व कहाँ किया गया। तो मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का जो आयोजन है वो कब किया गया और कहाँ पर किया गया, तो वो आ जाएगा आपके 4 से लेकर 6 मई तक किया गया था और जयपुर के अंदर ये मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ था भाई। तो 4 से लेकर 6 मई तक और जयपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 आपको दे रखा है। निम्न में से कोशिका भित्ति बनी होती है, जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, तो वो आ जाएगा आपके मुख्यतः सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज और पैक्टीन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कि सेल्यूलोज का बना होता है, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सी कोशिकीय संरचना पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो कौन सी कोशिकीय संरचना है जो कि पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो वो आ जाएगा आपके तारककाय। जो तारककाय कोशिका है ये आपके पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखे हैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम और सूची 2 में आपको उनके दे रखे हैं सिद्धांत, तो वो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सिद्धांत किसका है, ठीक है ना, सुमेलित करना है मतलब आपको। तो सबसे पहला दे रखा है आपको ल्यूवेनहॉक का सिद्धांत। तो ल्यूवेनहॉक का सिद्धांत आता है आपके जीवित कोशिका को देखा, यानी कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो ल्यूवेनहॉक ने देखा, यानी कि ए में आ जाएगा 3। फिर आता है स्लाइडेन व स्वान। तो स्लाइडेन व स्वान जो है इन्होंने देखा था कोशिका सिद्धांत, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2। फिर दे रखा पुरकिंजे। तो पुरकिंजे का इसमें आता है कि भाई आपके जीव द्रव्य का नाम दिया था, यानी कि 1 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2 3 2 और 1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है। सुबेरिन की उपस्थिति किन कोशिकाओं में पाई जाती है जो कोशिका को जल व गैसों के लिए अभेद्य बनाता है। तो सुबेरिन की उपस्थिति किन कोशिकाओं में पाई जाती है जो कि कोशिका को जल व गैसों के लिए अभेद्य बनाता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके कॉर्क कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कॉर्क कोशिका के तहत इसको अभेद्य बनाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 110 आपको दे रखा है। अलैंगिक जनन की विधि पुनरुद्भवन किन जीवों में पाई जाती है। तो अलैंगिक जनन की जो विधि है आपके पुनरुद्भवन वो किन जीवों में पाई जाती है, तो वो आ जाएगा आपके पेलनेरिया जो जीव है इन जीवों के अंदर पाई जाती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास किस हार्मोन के कारण होता है। तो मादा के अंदर जो आपके लैंगिक लक्षण आते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इनका विकास किस हार्मोन के कारण होता है, तो वो आ जाएगा आपके एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है आपको कि एक प्राथमिक ओसाइड से 4 शुक्राणु बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। शुक्राणु मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होती है, ये भी बिल्कुल आपके सही बात है, क्योंकि शुक्राणु जो है वो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होती है। प्रोजेस्टेरॉन के कारण शरीर पर अत्यधिक बाल पाए जाते हैं या बाल उत्पन्न होते हैं, ये कथन गलत है भाई। तो पहला और दूसरा कथन आपके सत्य हो जाएगा। तो कौन सा कथन है, देखो सत्य कथन पूछा है तो पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम होता है इसका उद्देश्य होता है कि अवांछित जन्म को रोकना, गर्भधारण के समय अंतरालों का नियमन, परिवार में संतान की संख्या का निर्धारण करना, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 114 आपको दे रखा है। एक घनाभ का आयतन 12 घन सेंटीमीटर है। यदि इस घनाभ की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो नए घनाभ का आयतन होगा। तो नए घनाभ का आयतन कौन सा रहने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके
96 घन सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ये गणित के क्वेश्चन आपको वीडियो को पॉज करके आराम से रफ कॉपी में पहले सॉल्व करना है और उसके बाद आपके क्वेश्चन को इसमें मैच कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 115 आपको दे रखा है। यदि किसी घन की सभी कोरों की लंबाई का योग 36 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन होगा, यानी कि कोरों की लंबाई आपको दे दी है 36 सेंटीमीटर और पूछा है कि उसका आयतन क्या होगा, तो इसका जो आपके आयतन रहने वाला है वो आ जाएगा 27 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 116 आपको दे रखा है। 10 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो कितने घन काटे जा सकते हैं, तो वो आ जाएगा आपके 20 घन, ठीक है ना। कितने घन काट सकते हैं, तो 20 घन काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी बेलन की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आधार की त्रिज्या को किस संख्या से गुणा कराने पर इसका आयतन मूल आयतन के समान ही रहेगा। तो इसका आयतन मूल आयतन के समान रहेगा तो उसमें आपको गुणा करवाना होगा 1/√2 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 118 आपको दे रखा है। यदि 1 घन सेंटीमीटर तांबे की तार का भार 1 घन सेंटीमीटर तांबे की तार का भार 8.4 ग्राम हो तो ज्ञात कीजिए कि 4 mm व्यास वाली 13.2 किलोग्राम तार की लंबाई क्या होगी। तो 13.2 किलोग्राम तार की जो लंबाई रहने वाली है वो आ जाएगी आप 125 मीटर। कितनी आ जाएगी भाई, 125 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 119 आपको दे रखा है। एक ठोस बेलन को पिघलाकर उसी आधार के एक शंकु की आकृति में ढाला जाता है तो शंकु व बेलन का ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो शंकु व बेलन की जो ऊंचाइयों का अनुपात है वो क्या रहने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 120 आपको दे रखा है। दो शंकु के आयतनों का अनुपात 1:4 है तथा उनके व्यासों के मध्य अनुपात 4:5 है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो इनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 25:64, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 25:64 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से एक बड़े से बड़ा गोला काटा जाता है तो इस गोले का आयतन क्या होगा। यानी कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से एक बड़े से बड़ा गोला काटा जाता है तो इस गोले का जो आयतन रहने वाला है ना वो आपके आ जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 122 आपको दे रखा है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई मीटर है, इसका आयतन मीटर क्यूब में होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 144 पाई, तो इसका आयतन आपसे पूछा है तो वो आ जाएगा आपके 288 पाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 123 आपको दे रखा है। राजस्थान में संविधान सभा में शामिल होने वाले एकमात्र निर्वाचित सदस्य कौन है। तो राजस्थान से संविधान सभा में शामिल होने वाले एकमात्र निर्वाचित सदस्य कौन थे, तो वो आ जाएगा आपके इसमें मुकुट बिहारी लाल भार्गव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, जो कि राजस्थान से निर्वाचित हुए थे और संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो कौन थे, मुकुट बिहारी लाल भार्गव साहब थे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 124 आपको दे रखा है। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे। तो संविधान सभा पर सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे, तो वो आ जाएगा आपके बलवंत सिंह मेहता। कौन थे भाई, बलवंत सिंह मेहता राजस्थानी पहले राजस्थानी थे जो कि संविधान सभा की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 125 आपको दे रखा है। भारत के संविधान की मूल प्रति पर चित्रांकन में सहयोग करने वाले राजस्थान के चित्रकार कौन थे। तो राजस्थान के चित्रकार थे आपके कृपाल सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने भी भारत के संविधान की मूल प्रति में चित्रांकन में सहायता की थी भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 126 आपको दे रखा है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है आपके 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया। तो भारतीय संविधान में जो आपकी समवर्ती सूची चलती है, जैसे राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, संघ सूची है, तो ये जो समवर्ती सूची का प्रावधान है ये किस देश से लिया गया था, तो वो आ जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 128 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। तो किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? तो वो आ जाएगा आपके अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 129 आपको दे रखा है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो रहती है आपके 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 35 वर्ष से कम है तो आप भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 हो गया। 130 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन है? तो वो आ जाएगा आपके श्री CP राधाकृष्णन। कौन है भाई? तो श्री CP राधाकृष्णन जो है वो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 131 आपको दे रखा है, रचनात्मक आकलन की विशेषता नहीं है। तो रचनात्मक आकलन की कौन सी विशेषता नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। सबसे पहला दे रखा है, यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें कार्य सुधार का अवसर नहीं मिलता है, नहीं, इसमें कार्य सुधार का अवसर मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा विशेषता नहीं रहने वाली। इसे सूक्ष्म आकलन भी कहा जाता है। इसमें विद्यार्थी की भूमिका बढ़ जाती है, ये भी सही है, लेकिन दूसरा कथन जो है वो इसकी विशेषता नहीं रहने वाली भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 आपको दे रखा है, मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति की है। उक्त परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जो मूल्यांकन की परिभाषा दी थी ये आपके डांडेकर के द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर 2, डांडेकर ने कहा था कि मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति है वो कर ली है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 आपको दे रखा है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान नहीं है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के कौन से वो सोपान नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आ जाएगा उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये सोपान रहता है। शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध का निर्धारण करना, ये इसका कोई उद्देश्य नहीं रहता भाई। अध्ययन और अध्यापन की क्रियाओं का निर्धारण करना, ये भी सही है। मूल्यांकन के उपकरणों का निर्धारण करना, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सोपान नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित परख क्या है? तो परख जो है वो आपके राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र रहता है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो परख एक प्रकार का राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 135 आपको दे रखा है, परीक्षण में शुद्धता से तात्पर्य है। तो परीक्षण में शुद्धता जो है इससे क्या तात्पर्य रहता है? तो वो आ जाएगा आपके वैधता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की तकनीक या कसौटी नहीं है? तो उत्तम परीक्षण की तकनीक कसौटी कौन सी नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके मितव्ययता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ये आपके इसमें एक उत्तम परीक्षण की तकनीक कसौटी नहीं रहती है अभी, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 आपको दे रखा है, प्रत्यास्मरण प्रकार का प्रश्न है। तो प्रत्यास्मरण प्रकार का प्रश्न कौन सा है? तो सबसे पहला दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। बिल्कुल, रिक्त स्थान की पूर्ति करना जो है ये आपके प्रत्यास्मरण प्रकार की प्रश्न रहता है। बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आएंगे, एकांतर अनुक्रिया ये भी नहीं रहने वाला। तो इसमें आ जाएगा आपके केवल और केवल 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का दोष है। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है इसका दोष क्या है? तो वो आ जाएगा इसमें विचारों की अभिव्यक्ति का पता नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है, इसमें पहला ही आपके दोष रहने वाला है कि इसमें विचारों की जो अभिव्यक्ति है इसका पता है वो नहीं चलता है। इसमें कम विश्वसनीयता पाई जाती है, तो ये गलत है, कम विश्वसनीयता है वो नहीं पाई जाती। इसमें व्यापकता की कमी होती है, तो ये भी आपकी गलत है। लेकिन इसमें ये वाला आपके दोष पाया जाता है बिल्कुल, कि इसमें विचारों की अभिव्यक्ति का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है, पोर्टफोलियो फाइल की विशेषता है। तो पोर्टफोलियो फाइल की विशेषता क्या रहती है? तो वो आ जाएगी आपकी इसमें नमूना कार्य पत्र व्यवस्थित करके लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसको कक्ष में ही सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, तो ये भी आपके पोर्टफोलियो फाइल के बारे में सही है। वह एक संचयी रिकॉर्ड है, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है, परीक्षण के स्वरूप निर्माण में किया जाता है। तो परीक्षण के स्वरूप निर्माण में क्या किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपके जो परीक्षण का स्वरूप निर्माण है इसमें उद्देश्य की दृष्टि से अंक भार,
विषय वस्तु की दृष्टि से अंक भार, प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से अंक भार और छात्रों की रुचि के अनुसार अंक भार। तो रुचि के अनुसार नहीं होता है, जबकि उद्देश्य के अनुसार हो सकते हैं, विषय वस्तु के अनुसार भी हो सकते हैं, लेकिन प्रश्नों के अनुसार भी हो सकते हैं, लेकिन छात्र की रुचि इसमें नहीं देखी जाती है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा आपके सही है, लेकिन चौथा आपके गलत है। तो इसमें आ जाएगा केवल और केवल 3 परीक्षण, 1, 2 और 3 जो है वो परीक्षण के स्वरूप निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 141 आपको दे रखा है, शैक्षिक निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो शैक्षिक निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो वो आ जाएगा शिक्षण विधि का चयन नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसके अंतर्गत नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 142 आपको दे रखा है, भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत छात्र की कमजोरियों का कारण हो सकता है। तो छात्र की जो कमजोरियों का कारण हो सकता है वह रहता है आपके, एक तो शिक्षण का उच्चारण दोष, ये भी रहता है, छात्र का लगातार अनुपस्थित रहना, ये भी आपकी कमजोरी का कारण हो सकता है, छात्र के ध्यान में कमी रहना, ये भी इसका कारण हो सकता है। यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत बालक की कमजोरियां के कारण हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 143 आपको दे रखा है, सिम्पसन व ह्योकम के अनुसार निम्न में से किस विषय में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपके विज्ञान के अंदर उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 144 आपको दे रखा है, उपचारात्मक शिक्षण में असभ्य अभ्यास मालाओं के निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण में अभ्यास मालाओं के निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके अभ्यास माला स्तर हो, ये इसका नियम नहीं रहता है, ये आपके इसके अंतर्गत नहीं रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 145 आपको दे रखा है, केवल कागज पेंसिल जांचों का आकलन। तो केवल कागज और पेंसिल जांच जो है इसका आकलन क्या कहलाता है, तो वो आ जाएगा आकलन को सीमित कर देता है, यानी कि केवल आप कागज और पेंसिल की जांच कर रहे हो तो वह आपके जांच को क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 146 आपको दे रखा है, किसी विशेष में विद्यार्थियों को कमजोरी व विशेषताओं को ज्ञात करने वाला परीक्षण कहलाता है। तो किसी विषय विशेष में विद्यार्थियों की जो कमजोरियों व विशेषताओं को ज्ञात करने वाला जो परीक्षण होता है उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, यानी कि इसमें निदान मिलता है अभी, तो ऑप्शन नंबर 2 कि निदानात्मक परीक्षण के तहत रहता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 147 आपको दे रखा है, जब हम डैश 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 परीक्षण का प्रयोग करते हैं तो उस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। तो इसमें आ जाएगा आपके उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति ने एक विशिष्ट समय सीमा के अंतर्गत क्या क्या है वो सीखा है, तो वो आ जाएगा आपके उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 148 आपको दे रखा है, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन डैश 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 के द्वारा किया जा सकता है। तो क्षेत्रमिति जो इकाई योगात्मक आकलन है इसके द्वारा किया जाता है, तो कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो वो आ जाएगा पेपर पेंसिल जो परीक्षा है इसके द्वारा वो किया जा सकता है, तो पेपर पेंसिल परीक्षा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 149 आपको दे रखा है, मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता है बल्कि शिक्षक की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन होता है, ये कथन है। तो ये जो कथन है ये आपके रहता है पूर्णतः सही, यानी कि मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता है बल्कि शिक्षक की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन होता है, कि बच्चे ने कितना पढ़ा है इसका तो मूल्यांकन होता ही है, लेकिन ये भी पता चलता है कि शिक्षक ने कितना क्या पढ़ाया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि बिल्कुल उपरोक्त कथन जो है वो पूर्णतः ही आपके सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 150 आपको दे रखा है कि बाह्य मूल्यांकन का गुण है। तो बाह्य मूल्यांकन का गुण क्या है, तो वो रहता है आपके निष्पक्ष मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 8 का पेपर सॉल्यूशन जो कि आपके लेवल 1 का रहता है। और सॉल्यूशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है भाई, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।